या तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट जो हम 2005 का पढ़ रहे थे। कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा, हाँ। तो ये इनसाइडर मतलब रेवलेशंस ऑफ एन एलीट इनसाइडर करके है इसका नाम। और डॉक्यूमेंट का ये एक फोरम, ऑनलाइन फोरम godlikeproductions.com में चैट फोरम है जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह डिस्कस होता था। तो वहाँ पे अचानक एक आदमी क्लेम कर रहा था कि वो इलीट फैमिली का कोई इनसाइडर बंदा है। तो लोग उससे फिर क्वेश्चंस पूछने लगे और वो कुछ कुछ बताने लगा। एक मिनट, हाँ, एक मिनट में थोड़ा वो ग्रुप म्यूट कर देती हूँ। आई थिंक इसमें आ रहा है। हाँ, तो हमने कल यहाँ तक हुआ कि वो फिर बता रहा था कि कोई भी ज्ञान को मानने से पहले पहले हमें उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि वो आया कहाँ से है। और मतलब ये फिर वो लास्टली बोल रहा था कि ज्ञान कहीं से भी प्रकट नहीं होता है, उसको पास ऑन किया जाता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक बोला जाता है। तो ये किसने चालू किया बोलना, कहाँ से आ रहा है वगैरह रिसर्च करना हमारा कर्तव्य है। फिर प्रश्न कोई करता है, उसको कंटिन्यू करते हैं हम कि आप एलीट फैमिली के ही एक कोई मेंबर हो, उसी के पार्ट हो जिसकी घृणा हम करते हैं, लेकिन हमने तो आपके बारे में सुना ही नहीं है। तो हम जिनको जानते भी नहीं है उसको कैसे हेट या डिस्पाइस कर सकते हैं, और हम क्यों आपको घृणा करेंगे? अम, हमको क्या पता भी है कि हम आपके परिवार से नफरत करते हैं, या ये आप इसीलिए कह रहे हो? Is it because of what you know about what we consume on a daily basis that we would despise you if we knew what it was? क्या आप ये इसीलिए बोल रहे हो कि क्योंकि आपको पता है कि हम रोज की जिंदगी में क्या क्या ग्रहण करते हैं, आपसे मैनिपुलेटेड किया हुआ चीजें वगैरह, जिसके वजह से हम एक्चुअली आपसे घृणा करते अगर हमको पता होता कि वो क्या क्या है? And if the ones we know the names of are not the true bloodlines, and you say that you are a member of an elite family whom we despise, then you are inferring that we know you in order that we may despise you. तो आप बोल रहे हो कि उसने उनको ये भी बोला है कि जिनका नाम हमें पता है, जो भी नोन आदमी है, कबाल के तरफ से, इलीट के तरफ से भी जिनका हम नाम लेते रहते हैं, वो लोग असल वाले ब्लड लाइन्स नहीं है जो एक्चुअली कंट्रोल कर रहे हैं। वो लोग भी एक पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो पार्ट उनको दिया जाता है। तो आप क्या ये बोलने का कोशिश कर रहे हो कि हम आपको जानने का कोशिश करें कौन है वो असल में कंट्रोल करने वाले, उनको खोजे, उनको जानने का कोशिश करें, और तब हम मतलब घृणा करेंगे आप लोगों से? How can this be if the true bloodlines of the names and faces of people we do not know? फिर दोबारा वो दोहरा ही रहा है वो चीज। Is it more the nature of your presence we despise, or the position you take in life we despise? And if that is so, then do all people despise you, or just those who do not know or understand your true intent or nature? तो ये अच्छा था। वो बोल रहा है कि फिर क्या हम आप जिस तरीके से हमारे पृथ्वी पे मौजूद हो, क्या हम उसको घृणा करते हैं, या फिर वो जो पोजीशन आपने लिया है हमारे जिंदगियों में? और अगर ऐसा है तो फिर क्या सारे लोग आपको घृणा करेंगे, या फिर सिर्फ वो जो आपको समझते नहीं है, या फिर आपका सच्ची जो इरादा है, या फिर आपकी सच्ची प्रकृति वगैरह आप कैसे हो वो नहीं हम समझते? तो फिर वो जवाब देता है कि आखिरी बार मैं इसका जवाब दूंगा,
क्योंकि पहले भी उसने ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं। वो बोलता है कि देखिए, ये तो है कि गलतफहमी है आप लोगों के बीच में कि कौन राज कर रहा है पृथ्वी में। जैसी टर्म्स और वर्ड्स यूज हो रही है, terms are being used which do not apply to my family, yet they are part of the ruling. तो ऐसे टर्म्स या शब्द यूज हो रहे हैं जो हम मेरे परिवार पे तो नहीं अप्लाई होते हैं, लेकिन वो जो राज कर रहे हैं उनका एक हिस्सा है। The flawed perception of the nature of the presence and the flawed perception about the positions which lead to affecting the lives of the people again, you are in control. One cannot despise others because of one's own lack of understanding about the matter. Yet that is exactly what happens. Wrong target, wasted energy. वो इसको बहुत डिटेल में नहीं फिर जवाब दे रहा है, वो सेम चीज ही बोल रहा है दोबारा कि आपकी सोच में या अंदाजे में जो खामियां हैं, जिसके वजह से आप हमारा मौजूदगी या कौन राज कर रहा है उसके बारे में आपकी गलतफहमियां जो है, और इस गलतफहमी के वजह से मतलब आप ही इस गलत फहमी के मतलब जिम्मेदार हो। आप एक तो दूसरों को घृणा नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको पता नहीं है चीजों के बारे में, या जिस चीज से वो लोग मतलब ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यही है जो हो रहा है। आपको पता नहीं है चीजों को, आपके सोच में खामियां हैं, इसीलिए आप गलत टारगेट बनाते हो अपना, और अपना एनर्जी वेस्ट करते हो आप इसी कारण। फिर कोई सवाल करता है 13 उसको, इफ डिविनिटी इज पास डाउन थ्रू योर ब्लड, what type of blood adage do you and yours possess? Are you part of the Templars or involved with the Vatican? तो बोलता है कि अगर जो दिव्यता है, जो डिविनिटी है, वो खून से पास ऑन होती है आगे, तो आपका ब्लड टाइप या आरएच क्या है और आपके जैसों का क्या है, और आप क्या वो टेम्पलार या वो वैटिकन में जो है उनसे रिलेटेड हो? तो फिर उसका जवाब होता है, डिविनिटी कैन चूज टू पास इट्स पावर डाउन। तो बोलता है कि दिव्यता या डिविनिटी जो है वो डिवाइन अपने आप चूज कर सकता है कि उसको कैसे पास ऑन करना है अपनी शक्ति को, किसके द्वारा करना है, वगैरह वगैरह। वो जैसा चाहे वो पास ऑन हो सकता है। जो आप खून या जीन्स या फिजिकल पार्ट का बात करते हो, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, एक तरीका है जैसे ये हो सकता है, लेकिन वो जरूरी भी नहीं है। तो क्या आपको ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है जो आप बोलोगे, जो मैं बोल रहा हूं? अगर आप खोजोगे तो इसकी जो एविडेंस है, प्रूफ है, ये आपके आसपास है। तो बोलता है कि हाँ, कुछ कुछ केसेस में वो बेसिकली बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि खून या जीन्स वगैरह हमारे डीएनए के वजह से पास ऑन हो रहा है, लेकिन कभी कभी वैसा भी नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी एक लीनिएज का या ब्लड लाइन का इंसान अपने एंसेस्टर्स का सारा वो मतलब इन्वोक कर पाए, अपने एंसेस्टर्स के सारे क्वालिटीज बोलिए या खामियां उनकी करे वो इन्वोक, जरूरी नहीं है। फिर कोई सवाल करता है कि what you said could happen but it would be done by the ones who control the lower areas। ये वही बोला था पहले, और हम भी सोच रहे थे कि ये लोअर एरियाज क्या है जिसके बारे में ये बोल रहा है। The ones up higher do it through the daily items you consume। फिर मतलब जो सपोज एक हायरार्की है जो कंट्रोल कर रहा है, एक है जो पूरा प्लान बना रहा है, कंपोजर है म्यूजिक का, और दूसरे है जो अपने पार्ट्स प्ले कर रहा है। तो फिर ये शायद ये बोला था कुछ ऐसा एड्स या मतलब बायो वेपन वगैरह के बारे में बात हो रही थी। तो वो बोल रहा था कि ऐसा जो कोई क्रिएट करता है, वो जो निचले स्तर पे लोग हैं जो रूल कर रहे हैं वगैरह, वो शायद ऐसा करेंगे, और जो ऊपर है वो तो आपके रोज की जिंदगी में कुछ ऐसा ऐसा डाल देते हैं वगैरह।
तो फिर वो बोलता है कि मुझे और जानना है इसके बारे में। तो जवाब देता है, आई डू नॉट नो यू पर्सनली but I already know I do not eat or drink 90% of what you do daily to throw in a percentage. I do not even come close touching them. It is pretty much everything sold with a few exceptions here and there. तो बोलते हैं कि मैं आपको तो पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि 90% चीज जो आप रोज खाते हो या पीते हो वो मैं नहीं खाता हूँ या पीता हूँ। तो मैं तो छूने भी नहीं आता हूँ उतने सारे चीज़ों को। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेची जाती है। कुछ इधर-उधर कुछ होगा जो ऐसा नहीं होगा इन्फ्लुएंस, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है जो बेचा जाता है आपको। फिर बोलता है, I must add that there are two grades in this and it has a different effect on different people. To give examples of the two extremes of people who have been consuming them for a long time, some, when eating these, almost get into a trance. On others, it has no effect whatsoever. Most people are somewhere in between. In effects, it affects them in such a way that they do not notice. They wear out faster, get tired faster, grow older, think slower, focus on emotional, physical needs, get health problems that were unheard of 200 years ago at that relatively young age. The quality of life declines. एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा हाँ। तो बोलता है कि ऐसे जो खाने के आइटम्स वगैरह हैं उसमें भी काफी ग्रेड्स है, या फिर लोग जो इस चीजों के फंदों में पड़ते हैं, इस चक्कर में पड़ते हैं, उसमें भी अलग अलग लेवल्स है। और इन सब का जो प्रभाव होता है दूसरे लोगों पे वो भी अलग अलग है। अगर मैं आपको एग्जांपल, तो वो लोगों के बारे में ही बोल रहा है कि दो अलग टाइप का एक्सट्रीम लोगों का एग्जांपल मैं दूंगा जो ऐसी चीजें खाते हुए आ रहे हैं लंबे समय तक। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये डेली आइटम्स जिसमें मिलावट है किस टाइप का, या जो इसीलिए बनाया गया है ताकि उसका एक प्रभाव हो पूरे पॉपुलेशन पे, एक कोई किस्म का जो बताएगा। तो जब लोग ऐसा खाते हैं खाना, तो कुछ लोग तो बिल्कुल मतलब मदहोशी में चले जाते हैं, ट्रांस में। और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर कोई भी असर नहीं दिखता है ऐसे। फिर वो बोल रहे कि ये दो एक्सट्रीम है, और ज्यादातर लोग लोग इस दो एक्सट्रीम के कहीं ना कहीं बीच में पड़ते हैं। और उसमें उन लोगों में ऐसा इफेक्ट होता है इसका कि वो झट से दिखता तो नहीं है, लेकिन लंबे समय तक हम देखेंगे तो धीरे धीरे जल्दी थक जाते हैं, या फिर होता है ना कि बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। वेयर आउट फास्टर मतलब शरीर धीरे धीरे जल्दी गिव अप करने लगता है, जल्दी वो फिर सोचते बहुत धीरे है और ज्यादा अपने इमोशंस में या फिजिकल जरूरतों पे फंसे हुए रहते हैं। फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं आपके पॉपुलेशन में, लोगों में बहुत ही यंग एज में, जो कि 200 साल पहले सुना भी नहीं था उन प्रॉब्लम्स के बारे में या डिजीजेस के बारे में। तो इन शॉर्ट जो क्वालिटी है लाइफ की वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। और you are not what you eat, but what you eat controls how you feel about yourself, the way it makes your body respond. तो बोल रहा है कि आप वो नहीं हो जो आप खाते हो, लेकिन जो आप खाते हो वो जरूर आपको कंट्रोल करता है। कैसे कि आपको अपने बारे में कैसा महसूस होता है, और वो आपके बॉडी को कैसा, मतलब आपका बॉडी फिर उस खाने के बाद कैसे परफॉर्म करता है, वो चीज इफेक्ट होती है। और आपकी इग्नोरेंस या फिर लेजीनेस के वजह से आप खुद को ही हार्म करते हो, खुद को हर्ट करते हो।
When is the last time you investigated what exactly is in what you are eating or how your soda got prepared? When looking into it and finding all these agents and knowing what they are known to cause, ask yourself, would I put this agent into the mouth of my child and make him or swallow it? You're doing that every day to your child. तो बोलता है कि आपने आखिरी बार कब तलाश किया था कि जो आप खा रहे हो उसमें क्या है, या फिर आपका सोडा जो आप पीते हो वगैरह वो कैसे बना। और जब आप देखोगे और आप सारे एजेंट्स वगैरह को समझोगे क्या मिलाया गया है क्या है उसमें और उससे क्या इफेक्ट हो सकता है, उससे क्या हेल्थ पे असर पड़ सकता है, तब आप खुद से पूछना कि क्या मैं ये सारे एजेंट्स अपने बच्चे के मुंह में डालूंगा या उसको जबरदस्ती खिलाऊंगा। जबरदस्ती भी नहीं, मतलब प्यार से भी अगर मैं क्या उसको ये खिलाऊंगा वगैरह, लेकिन आप ये रोज अपने बच्चे के साथ कर रहे हो। फिर बोलता है कि देन देर आर इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज एज यू मेंशन्ड, it is everywhere in your house being the most active part. Have you ever cut the electricity off in your house to see what the difference in vibe is? You sleep more comfortable for one. और फिर जो फ्रीक्वेंसीज है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहाँ पे नहीं बोला एग्जैक्टली बट मे बी हम उसको भी काउंट इन कर सकते हैं कि वो भी हर जगह है। और इनफैक्ट आपके घर में ही ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कभी तो आपको अपना जो इलेक्ट्रिसिटी भी ऑफ करके कर देखना चाहिए घर में कि क्या अलग वाइब महसूस होता है, एनर्जी क्या अलग महसूस होती है। एक तो आप पाओगे कि आप सोओगे और गहराई से और कंफर्टेबली सोओगे। तो ये बोलता है मतलब बेसिकली खान पान वगैरह डेली आइटम से कैसे हम खुद मदहोशी में जाते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। फिर सवाल आता है, एंड हु और व्हाट डू द इलीट्स आंसर टू। तो बोलता है कि इलीट्स को किसको जवाब देना पड़ता है। तो बोलता है कि हर कोई आखिरकार द वन जो है उसको जवाब देता है। तो यहाँ पे अनंत रचयिता के बारे में बात हो रही है। द वन, the elite in the world, the so-called jet-set society, beautiful to a pain, but always the same. Repeatable features among their few types. All other reptilians, greys, hybrids, human sellouts bend a knee to this level. ओके, तो बोलता है कि कोई ऐसी कमेंट कर रहा है बस कि इलीट आप लोग दुनिया में जो जेट सेट सोसाइटी बोलते हैं, जेटों में उठते होंगे शायद, इफ एनीबडी नोज व्हाट एग्जैक्टली इज जेट सेट सोसाइटी, बट मुझे लगता है कि भाई मतलब जिनकी खुद की मतलब प्लेन्स, जेट प्लेन्स वगैरह होती है, जो हाई फाई होते हैं, अमीर होते हैं वगैरह, दुबई में घर, 5-6 कंट्रीज में अपना अपना घर, उस टाइप के लोग। तो फिर बोलता है ब्यूटीफुल टू अ पेन बट ऑलवेज द सेम। ये क्या है, शायर ही बोल रहा है कि खूबसूरत दर्द के सामने खूबसूरत, लेकिन आप सब सेम हो, सब सेम फीचर्स बार बार रिपीट होता है। कोई रेप्टिलियन, कोई ग्रे, कोई इंसान बिका हुआ, आप सब अपना जो क्या है घुटना झुका चुके हो, कुछ तो ऐसे बोल रहा है। फिर जवाब देता है ये जेट सेट सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है ब्लड लाइन से, ये तो आपकी ही खून है। तो फिर प्लीज टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट अकल्ट सब्जेक्ट। फिर कोई पूछता है कि आपका फेवरेट अकल्ट सब्जेक्ट क्या है। अकल्ट मतलब आप लोग को पता ही है, स्पिरिचुअल जिसमें मैजिक वगैरह इन्वॉल्व हो, हिडन हो। पहले वो RVNWO UFO बुक में हमने पढ़ा था कि अकल्ट कुड बी, मोस्टली अकल्ट वाला शब्द ब्लैक मैजिक के लिए आजकल यूज होता है, बट हिडन नॉलेज जो है उसको अकल्ट बोलते हैं जनरली। वो वाइट या ब्लैक या अच्छा या बुरा दोनों के लिए यूज हो सकता है बेसिकली। तो वो जवाब देता है नथिंग इज हिडन, कुछ बोलता नहीं है, बस बोलता कुछ छुपाया हुआ नहीं है। आई डोंट नो वो क्यों बोला, मे बी मेंट टू से कि अरे ये ऑब्वियस है मत पूछो, ये इससे कुछ आता जाता नहीं है। फिर वो किसी और को कमेंट कर रहा है, कोई और यूजर को, answering certain questions or elaborating on certain issues
will have the opposite effect of what needs to be achieved. It will not help you. तो शायद ये इसीलिए जवाब नहीं देता है इसके सोचने से, मतलब ये ऐसे सोचता है कि कुछ जवाबों का तो आंसर देना या कुछ विषयों के ऊपर ज्यादा बोलना ही गलत इफेक्ट दे देगा, जो होना चाहिए उसका उसको एंगेज करने से उसमें कुछ मतलब आप लोग को मदद नहीं मिलेगी, तो इसीलिए वो नहीं देता है उन चीजों का जवाब। फिर एक वो अचानक से ये एक बोल रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद का शायद ये लोग ये थे, क्या बोलते, सक्सेसर्स थे आगे जाके। तो ये बोल रहा था ना एक जगह पे कि जैसे हर एक रिलीजन में भी मैनिपुलेशन है, और ये स्पेशली इसीलिए है कि उस रिलीजन को प्रिजर्व करने वाले उसके जस्ट नेक्स्ट सक्सेसर्स में ही बहुत कंपटीशन वगैरह होता था। तो जो सोचिए, जो नॉलेज हमारे पास, जो बुक्स बाकी है, उसमें कुछ ना कुछ वो प्योर तो नहीं है, उसमें डिसइंफॉर्मेशन भरा पड़ा है। तो इसीलिए वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि मोहम्मद प्रॉफिट के सक्सेसेस के बारे में, उमर और अबू बकर के बारे में। बक्र, अबू बकर, Omar, who was near him during the death but denied the death occurred, gaining time, and one who was close to Abu Bakr and led to Omar's speech when he returned from Medina. The wife is more important though. It does not matter anymore. It has been done. I do not use email and my presence here will end within days. तो मैंने ये थोड़ा सा, अगर हम लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे निकाल के रखा था कि हाँ। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसकी असैसिनेशन हुई थी, स्पेल्ड ओमार, जो ये आदमी के बारे में बात हो रहा है, एंड दे वर रिलेटेड टू मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद। मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट हूँ वो बात, हाँ, मोहम्मद के डेथ के बाद ओमर जो है उसने अबू बकर जो था, और अबू बकर के बारे में, अबू बकर इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड टू ये प्रॉफिट मोहम्मद के फैमिली, उसको अपना साथ दिया था, उससे प्लेज्ड एलिजेंस जो बोलते हैं, और वो था पहला कैलिफ एंड क्लोजेस्ट एडवाइजर उसका, और व्हेन डाइंग अबू बकर नॉमिनेटेड ओमर एज हिज सक्सेसर। ठीक है, तो इसका जो स्टोरी मैंने पढ़ा है, अब यहाँ पे डिटेल में जाऊं क्या हम लोग, नहीं तो व्हाटएवर, अगर आप लोग को ये पढ़ना है तो मैं ये लिंक्स शेयर कर दूंगी। मेजर फेलियर ऑफ अबू बकर एंड उमर। देखिए, now with understanding all the greatness of Abu Bakr and Umar, there is one area in which their vision as statesmen failed them, and it failed them totally. The area in question relates to the leadership of the Muslims. They failed to create an apparatus of succession for the Muslim Ummah. They failed to develop a system of peaceful transfer of sovereignty from one incumbent to another. डिसमेंटल्ड। तो जो मोहम्मद ने एक बनाया था ऑर्डर और पीसफुल ट्रांसफर पावर का, उसको इन्होंने जो था बिखेर दिया था। वो उन्होंने खुद के लिए एक अपैरेटस बना दिया था, और उसमें काफी खामियां थी। तो बेसिकली ये स्टोरी जो इलीट भी बोल रहा है यहाँ पे ये है कि जो डिविजन्स आए मुस्लिम सोसाइटी में, इंस्पाइट ऑफ उनका एक रचयिता होने का जो बात है उनके कुरान वगैरह में, लेकिन उसके बाद इतने सारे डिविजन्स आए क्योंकि वो सक्सेसर्स के बीच में इतना मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन या ये सब हो गया था कि जिसके वजह से तो पूरा रिलीजन ही मैनिपुलेट हो गया वगैरह। तो वही बोल रहा है कुछ, इसका पूरा स्टोरी मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे जितना लिखा है कि आई थिंक ये मोहम्मद के डेथ के बारे में बात हो रही है या अबू बकर के डेथ के बारे में, बट वो बोल रहा है कि उसके मौत के समय
वो था उमर उसके पास, लेकिन उसकी मौत को उसने डिनाई किया कि ऐसा हुआ भी, और उससे उसको टाइम मिल गया. And one who was close to Abu Bakr and led him to Omar's speech when he returned from Medina. And one who was near him, and one who was, और वो अच्छा अबू बकर के भी करीबी था, जैसे वो बोला था pledged allegiance to him, और फिर led him to Omar's speech when he returned from Medina. Okay, I don't know what this is. The wife is more important though. It does not matter. फिर वो खुद ही बोलता है ये सब मतलब अभी और मैटर नहीं करता है, ये सब हो चुका है. तो ये एग्जैक्ट स्टोरी मुझे नहीं पता, बट मैंने जितना पता लगाया उससे मैंने बोल दिया कि वो डिवीजन वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, और ये अबू बकर के सक्सेसर्स है, मतलब मोहम्मद के सक्सेसर्स है. फिर सवाल आता है, डू यू हैव एनी कनेक्शन विद द अनुनाकी दैट द सुमेरियंस रोट ऑफ? How close to the truth is the book The Illuminatus Trilogy, The Eye in the Pyramid, The Golden Apple, Leviathan by Robert Shee and Robert Anton Wilson? My God, lots of books. Is Moroni, who is mentioned in the Book of Mormon, really an extraterrestrial from the Pleiades, and are such beings still interacting with humanity at present? तो बोलता है कि आपका कोई कनेक्शन है क्या वो अनुनाकी से, जो सुमेरियंस ने इनके बारे में लिखा था, और जो किताब है द इल्यूमिनाटस ट्रियोलॉजी द आई इन द पिरामिड, तो कुछ 2-3 किताबों के बारे में पूछा कि क्या ये किताबों में जो लिखा है वो सच है. और किताब है द गोल्डन एप्पल और लेविथन, और इसके ऑथर्स है रॉबर्ट शी एंड रॉबर्ट एंटन विल्सन. फिर वो बोलता है कि जो मोरोनी एक कोई कैरेक्टर है जो बुक ऑफ मॉर्मन में लिखा गया है, क्या वो सही में ईटी था प्लेडियस स्टार सिस्टम से, और ऐसे ईटी बीइंग्स क्या अभी भी इंसानों के साथ बातचीत इंटरैक्ट कर रहे हैं? तो जवाब देता है ये. अब किसके बारे में एग्जैक्टली बोल रहा है? आई थिंक ऑथर्स के बारे में या अनुनाकी के बारे में. They are not here anymore. That was another era. Their knowledge was not theirs. Knowledge is always passed on. Hence, it's being present now. तो आई थिंक सुमेरियंस के बारे में बोल रहा है कि ये लोग अभी और है नहीं, वो तो अलग एरा ही था, जमाना था. उनकी ज्ञान उनकी खुद की नहीं है, वो उनको किसी ने दिया था. और आपको जैसे मैंने बोला है कि ज्ञान हमेशा एक से दूसरा पास ऑन होता है, इसीलिए ज्ञान अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन वो लोग सुमेरियंस नहीं है अभी भी. ये बोल रहा है वो. वो इनडायरेक्टली बोला, और बोला नहीं शायद कि वो अनुनाकी से रिलेटेड है कि नहीं. फिर वो ये ऑथर ये बुक्स के बारे में बोल रहा है कि मैंने तो नहीं पढ़ा है. If it is getting critical acclaim and being promoted heavily, you know what time it is. It may contain some truths, but they will be floating in a sea of perversions. No one is saying that authors are doing it knowingly, by the way. तो बोल रहा है कि अगर देखो मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों को काफी फेम मिल रहा है या लोग उसके बारे में काफी चर्चा कर रहे हैं और वो प्रमोट हो रहा है बहुत हैवी तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्या अभी जमाना भी क्या है आपको पता है. तो उसमें कुछ सच्चाई तो होगी, लेकिन वो सच्चाई के ऊपर काफी परवर्जन्स, काफी मतलब उसका डिस्टॉर्शंस होगा. ये कोई नहीं बोल रहा है कि जो लेखक है ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. सम डू, लेकिन कुछ है जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. जो लोग स्पेशली प्रेज, मतलब उनकी प्रशंसा हो, उनको रिकग्निशन मिले, उसको वो चीज से वो मतलब काफी लगाव है उनको वो सारी चीजों से, और जिन्होंने अपनी आत्मा बेच दी है. सम डू, और कुछ तो उनको पता नहीं, जानबूझ के वो नहीं कर रहे हैं. एंड द लेटर गेट नोटिस्ड एंड प्रमोटेड बिकॉज इट सर्व्स देम. तो जिनको पता नहीं है, जो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ऐसा, मतलब डिसइंफॉर्मेशन सच के साथ फैला रहे हैं वगैरह, तो वो ऐसा इसीलिए होता है कि उनको भी रिकग्निशन मिलती है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं पूरा खेल वो पता लगा लेते हैं, उनके नोटिस में आ जाते हैं, और क्योंकि वो उनके खेल को सर्व करता है इसीलिए उनका काम भी प्रमोट हो जाता है. फिर बोलता है कि नथिंग इज ईजियर देन टू राइट अ बेस्ट सेलर बुक, हिट एल्बम, मूवी स्क्रिप्ट, इफ यू नो व्हाट द हाईएस्ट प्रमोटर्स एजेंडा इज.
तो बोलता है जिनको पता है इसके बारे में, जो जानबूझ के लिखते हैं कि ये तो फिर बहुत आसान हो जाएगा कोई भी किताब लिखना, बेस्ट सेलर या बेस्ट एल्बम या मूवी, अगर आपको पता है कि जो प्रमोट कर रहा है ऐसी चीजों को सोसाइटी में उसका एजेंडा क्या है, तो वो एजेंडा को पता लगा के कोई लेखक या कोई कलाकार उस तरीके से प्रोडक्ट बना सकता है। फिर वो मॉर्मन्स के बारे में बोलता है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, कि मॉर्मन्स भी कोई और मतलब जो धार्मिक लोग हैं उनके तरह ही है, जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय द वंस हु कंट्रोल्ड देयर प्रॉफिट, सन्स, गॉड, एंजल्स, सेंट्स एक्सेट्रा। तो ये लोग यहाँ पे ये बोले थे ये इनसाइडर कि जो भी नाम आपको, जीसस तक का भी उन्होंने बोला था कि काम को मैनिपुलेट, या जीसस खुद भी एक हद तक मतलब यूज किए गए थे, ही वाज आल्सो मेड द मास्टर ऑफ द मासेस। तो वो बोलता है कि इसीलिए हर एक रिलीजन में कंट्रोल है, क्योंकि उनके प्रोफेट्स वगैरह को भी कंट्रोल किया गया है वगैरह। वो बोलता है कि इन दिस realm a soul which was in a physical body once cannot become an angel. The soul cannot transform into that again in this realm. I repeat that firmly. तो बोलता है कि इस आपके जगत में एक आत्मा जो एक शारीरिक मतलब बॉडी में आया था, फिजिकल बॉडी में, वो इसी जगत में एंजल नहीं बन सकता है, वो सोल ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है इस 3D रियलिटी में इन एन एंजल। और मैं इस चीज को दोबारा फर्मली दोहराता हूँ। तो शायद वो दूसरे जगत में एंजल बन के गए हो, लेकिन इसका मानना ये है, क्योंकि वो एक तरीके से प्रिजन वाला नेचर भी दिखाता है इस 3D रियलिटी का, और नॉट जस्ट प्रिजन इन द बैड सेंस, बट मतलब यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कंफ्यूजन का ही है, ऐसा ही है ये माया जाल यहाँ का। तो यहाँ पे वो एंजल जैसे नहीं आएंगे, वो उस लॉजिक से बोल रहा है। Yet it is claimed that Moroni was resurrected as an angel in this realm. फिर भी मतलब ये बोला जाता है, जो मोरोनी है, जो प्लेडियल सिस्टम से है कि नहीं पूछ रहे थे ये, उसको तो यहाँ पे फरिश्ता बनाया गया है इसी जगत में। तो बोलता है कि इसमें गड़बड़ है मतलब। फिर Mormonism has a core of truth like the other religions, so reading the text will not harm you as long as you are cautious. तो हाँ, जैसे हर एक धार्मिक ग्रंथों के बारे में भी इसने बोला है कि उसमें एक कोर है सच्चाई की, तो वो पढ़ने से कुछ हमारा हानि नहीं होगा जब तक कि हम कॉशियस नहीं है। मतलब जो उसकी हमारी नेचर ही ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें लिखा हुआ झूठ से ज्यादा प्रेरित हो जाए, लेकिन हम अपने पे काम करेंगे तो हम खुद सच ढूंढ निकालना सीख जाएंगे हर जगह से। फिर सवाल आता है कि what are the foods etc that are used to control us? Is there anything we should and shouldn't consume that will help us to see the reality more clearly? What constitutes temperance? Is it the moderation in all things or more than that? तो बोलते हैं कि ऐसे कौन सा खाना वगैरह ऐसा है जो यूज किया गया है हमें कंट्रोल करने के लिए, और ऐसा कुछ है जो हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए जिससे कि हम सच्चाई को, रियलिटी को और क्लियरली देख पाए। और जो आप टेम्परेंस बोलते रहते हो कि टेम्परेंस होना एक डिवाइन लॉ से कनेक्ट होने का इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, तो ये टेम्परेंस का मतलब क्या है? मतलब कि हमें सब कुछ मॉडरेशन में, बैलेंस में करना चाहिए, बस यही मतलब है कि उससे ज्यादा उसका कुछ मतलब है, क्योंकि इसने बहुत इम्पोर्टेंस दिया है उस क्वालिटी को। तो एलीट इनसाइडर बोलता है कि आप पहले का पढ़ लो खाने का वाला पार्ट समझने के लिए, और वो एक पहला तरीका है मैनिपुलेशन का, और उसके साथ 6 और तरीके यूज किए जाते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए आपके रोजमर्रा की जिंदगी में। इफ यू, और इनमें से अगर आप कुछ को डिलीट कर दो, इन जो अभी मेथड्स ये बोलने वाला है अपने लाइफ से, या फिर उसमें कम मतलब उससे एक्सपोज हो आप, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। एंड दिस इज नॉट वॉट विल मेक यू मोर सेल्फ कॉन्शियस, लेकिन ये आपको सेल्फ अवेयर नहीं बना देगा।
लेकिन इस मेथड से जो है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है वो मतलब नहीं होगी उतनी खराब, तो ऑब्वियसली आप खुद को और अच्छे से जान पाओगे। तो ये इंटरलिंक्ड है। तो अभी वो सारा मेथड बोल रहा है जिसमें वो खान पान का बोला ही है, फिर बोल रहा है दवाइयाँ, हेल्थ केयर, और ये जो आप विटामिन वगैरह का सप्लीमेंट्स लेते हो उस वो भी इंक्लूडेड है। फिर तीसरा बोलता है इलेक्ट्रिकल वेव्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसमें इंक्लूड किया है कि आपका पीसी, जो लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, घर का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ग्रिड, और वो सब चीज जिसमें चिप्स यूज होता है उसमें से जो ये इलेक्ट्रिकल वेव्स निकलते हैं वो हार्मफुल है। फिर मीडिया इन जनरल की सबसे ऑब्वियस मेथड है, लिखा ही है, और ये सबसे मतलब सबको पता है कि मीडिया मैनिपुलेट करने के लिए बना है, और मीडिया फिर भी करता है मैनिपुलेट, और उसी से हम सबसे ज्यादा एनस्लेव्ड है, गुलाम है उसी के वजह से। तो ये चाहे अखबार हो या रेडियो हो या टीवी हो, मैगजीन, इंटरनेट, मीडिया। फिर पांचवा बोलता है कि जो आप गाने वाने और सुनते हो, म्यूजिक सुनते हो, अलग अलग साउंड्स जो लाइक बोलते हैं ना कि हमारा रोज का सिटी लाइफ में भी जो ट्रैफिक का, इंडस्ट्री का सोच लीजिए, मशीन्स के साउंड वगैरह बोल दीजिए, इतना ज्यादा साउंड पोल्यूशन है और इतने केओटिक वाइब्रेशंस है जो बोलते हैं सिटी में भी, आप अगर जनरली देखोगे तो उससे भी जो हमारे ऑरा को या बॉडी को इफेक्ट, एनर्जी में इफेक्ट पड़ता है उसका एक नकारात्मक। इसीलिए मेडिटेशन, शांति में जाना, अपने आप को करेक्ट करना, अपने ऑरा को क्लीन करना वगैरह इतना इम्पोर्टेंट होता है, अपने एनर्जी को क्लीन रखना एक्सेट्रा। और म्यूजिक तो हमें पता ही है, डिफरेंट मेथड दैट मीडिया यूज इन डिफरेंट वे, ऑल द मोस्ट टाइम्स थ्रू द मीडिया। तो मीडिया के जरिए ये होता है, लेकिन जो मैंने सिटी वाला एग्जाम्पल दिया वो भी है एक। और म्यूजिक में जैसे सब्लिमिनल मैसेजेस होते हैं वगैरह बोला जाता है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बोलते हैं, तो उससे भी एक नकारात्मक जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ती है। फिर बोलता है जो हवा में प्रदूषण है वो एक रीजन है हमारे हेल्थ खराब होने का या माइंड को स्लो कर देने का। फिर एजुकेशन सिस्टम भी सातवां बोलता है, including known literature which is mostly corrupt, be it history, psychology, meta-psychology, philosophy, art, science, poetry, religion, even fairy tales told to infant। तो जितना मतलब नोन फेमस लिटरेचर है वो भी करप्ट है। इतिहास में आप चले जाओ, अपनी मानसिक जो स्टडी है उसको भी देखो, उसकी मेटा स्टडी भी, फिलोसफी भी वगैरह, और जो बच्चों को सुनाई जाती है कहानियां, फेरी टेल्स, उसमें भी करप्शन है होता है। होता है जो पॉलिटिक्स है, ये सारी मेथड्स को यूज करके आपको रोज बोम्बार्ड करती है रोज के जिंदगी में, और वो मेंटेन करते हैं ये कि हर रोज आप ये सारी चीजों से, बाहर की इम्पल्सेस से इतना बोम्बार्ड हो जाओ तो आपका सेंसेस वगैरह हमेशा मतलब इस बोम्बार्टमेंट के अंदर रहता है, जिससे मतलब आपकी ऑरा या शांति इफेक्ट होती है। फिर वो रूल बता रहा है कुछ कि कैसे डिजर्नमेंट लाना है, कि if promoted, praised, applauded, critically acclaimed, free, be very very। कोई भी चीज जिसको प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, जिसके लिए लोग तालियां बजा रहे हैं, या क्रिटिकल भी लोग बहुत एक्लेम करे कि ये बहुत मतलब अच्छा, यू नो व्हाट इज क्रिटिकल एक्लेम, आप लोग को पता ही होगा कि क्रिटिक्स जो एक्सपर्ट्स भी बोल रहे कि बहुत अच्छा काम है वगैरह, जो फ्री में मिल रहा है स्पेशली ज्ञान, उस सब चीज से आप बहुत जो है कॉशियस रहे, वेरी रहे, उसमें अपना विवेक यूज करे। फिर ये सारा चीज खाने में भी अप्लाई होता है, ज्ञान में भी तो उसने बोल ही दिया है, मेडिसिन में भी, टेक्नोलॉजी में भी, आर्टिस्टिक वर्क, कोई पॉलिटिशियन भी बहुत प्रमोट हो रहा है वगैरह, कोई म्यूजिशियन भी, कोई किताब, कोई शो, कोई दारू या ब्रेवरेज, कुछ भी ऐसा हो, इन सब चीजों के लिए ये रूल अप्लाई करता है जो उसने बोला ऊपर। Some of these allegedly stand the test of time, that is orchestrated for a reason। और कुछ तो इनमें से ऐसे होते हैं promoted कि अनंत समय तक वो फेमस रहते हैं और लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, और ये एक रीजन है उसके पीछे ऐसा होने का।
Problem is, if too wary, you could miss a few gems that are deliberately passed on in between the manipulation tools by some. तो बोलिए, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर आप फिर बहुत ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिक हो जाओ, मतलब कुछ बहुत ज्यादा डाउट करने लगो हर एक चीज को, तो वो उसमें टेम्परेंस बेसिकली लाना है. तो आप कुछ जो हीरे है उसको भी मिस कर जाओ. जो ट्रूथर्स है या फिर जो अपनी रियलिटी को समझने का कोशिश कर रहे हैं, उनको टेस्ट करने के लिए ये पास ऑन होता है कि कुछ लोगों को कुछ मिले भी मटेरियल जिससे वो अपने आप को जागरूक कर सके वगैरह. तो वो भी मिस हो जाएगा अगर आप कुछ ज्यादा ही डाउटफुल हो जाओ. ऐसे बोलता है. फिर वो बोलता है कि कुछ अलग मेथड्स भी है. वो है सोसाइटीज या कल्ट्स या सेक्ट्स, या लोग जब एक दूसरे को मॉरल पुलिस या पुलिस करते कि तुमको ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए वगैरह. ये भी कुछ तरीके हैं जिससे मैनिपुलेशन होता है. बट दी अबव, बट ये जो 6 उन्होंने ऊपर बताया वो सबसे मेन है, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से प्रमोट किया जा रहा है. और जब मोनार्की हटा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, मोनार्की या राज जो किंग्स वगैरह का राज था उसको हटाया गया था सोसाइटी में, अगर आप उसका हिस्ट्री पढ़ोगे तो. और ये ट्रेडर्स ने किया था मिलके आम जनता के साथ कि नहीं, हमें किसी राजा के अंडर नहीं जीना है, हमें खुद बिजनेस करना है, हमें खुद अपना सोसाइटी चलाना है. फिर वहां से डेमोक्रेसी वगैरह का कॉन्सेप्ट आया. तो बोलते कि जब ही डेमोक्रेसी वगैरह आया तो ये अलग अलग मेथड्स भी कंट्रोल के फॉर्म हो गए. फिर अभी टेम्परेंस के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पूछा गया था कि टेम्परेंस का असल मतलब क्या होता है, क्या वो सिर्फ बैलेंसिंग होता है या उससे कुछ ज्यादा होता है, पूछा था. Conscious form of restraint based on self-knowing to achieve inner order of the soul, which is the unseen as which is the unseen you as a whole. The soul is not a part of you, you are one. Okay. तो बोल रहा है कि ये एक मतलब कॉन्शियसली अपनी चेतना से, जागरूकता से हम खुद को रिस्ट्रेन करें, मतलब खुद खुद को इन अ वे कंट्रोल करें पॉजिटिवली, अपनी खुद की ज्ञात के साथ, मतलब अपनी ज्ञान, अपने खुद के बारे में ज्ञान के साथ एक ऑर्डर, एक इनर ऑर्डर अचीव करने का कोशिश करें हमारे आत्मा के लिए. तो जो विच इज द अनसीन यू एज, और वो जो आत्मा है ये हम देख नहीं पाते हैं यूजुअली. ये आत्मा हम नहीं है, लेकिन वो अनंत रचयिता, वो एक के साथ जुड़ा हुआ है बेसिकली. वो आत्मा जो है वो ईगो के बाहर है बेसिकली. तो रिस्ट्रेनिंग मतलब कंट्रोल करना, रिस्ट्रेन करना, एक मतलब मर्यादा में रखना हमारी इमोशंस जो है, फीलिंग्स और हमारी इच्छाएं, डिजायर, पैशंस, एनर्जीज, इसको रिस्ट्रेन या मर्यादा में रखना मतलब ये नहीं होता कि उसको कट कर देना, मतलब हटा के फेंक देना एकदम, क्योंकि वो कर देने से भी हमारे लिए वो हानिकारक हो जाएगा, और इसके लिए बीवेयर बोलता है वो. बट अब ऐसे चैनल करो अपने डिजायर्स को, उसको हटाओ मत, वो होना जरूरी है, लेकिन उसको चैनल करना सीखना पड़ेगा कि हम उसको अच्छे कामों के लिए, हायर पर्पस के लिए चैनल कर पाए. उसको धीरे धीरे, जो होता है ना कि वाइल्ड एनिमल्स को भी टेम करते हैं, अपने पेट्स को भी, और उसको फ्रेंडली बनाते हैं, तो हमारे ये इमोशंस, डिजायर्स, पैशंस, एनर्जी को भी हमको अपने लिए फ्रेंडली बनाना है, ताकि हम उसको फ्रेंडली बनाकर वो हमारे लिए काम करे, हम उसको चैनल कर पाए ज्यादा हायर कॉजेस वगैरह के लिए. तो ये क्या करता है, दिस ऑल डज लीड टू अ सोबर लाइफ येट सिंपलर, filled with gifts, because you fully become your own master instead of your emotions, desires, passions dictating you how to be. तो बोलता है कि इससे आप सोबर जिंदगी तो जीते भी हो और सिंपल भी हो जाता है, और फिर इसमें बहुत सारे गिफ्ट्स आ जाते हैं आपके लिए. मतलब आप अपने आप को अच्छी तरीके से, होता है ना कि चला पाते हो दुनिया में, और क्योंकि आप खुद के मास्टर बन जाते हो और आपकी इमोशंस वगैरह आपको नहीं चलाती है. Simultaneously with this process, you will be cleansing yourself and will be ready to be enlightened by the universal mind. तो उसने ये चीज बोला था, जैसे ही हम अपने आप को जानने का
कोशिश करते हैं मतलब अपनी ऐसे खामियां को वगैरह, अपने स्ट्रेंथ्स को, फिर अपने आप को उस तरीके से मास्टर करते हैं बेसिकली, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये भी एक एडेप्टहुड में आगे जाने का तरीका है। और हम अपने आप को इतना क्लेंस, प्यूरिफाई और हाई वाइब्रेशन बना लेते हैं कि हम ऑटोमेटिकली फिर डिवाइन लॉ या यूनिवर्सल माइंड जो है उससे कनेक्ट हो जाता है, और हमको फिर अपने आप ज्ञात होने लगता है कि डाउनलोड जाने लगते हैं रियलिटी के बारे में वगैरह, पता चलने लगता है कैसे आगे बढ़ना है ये सब। तो बेसिकली यूनिवर्सल माइंड से डायरेक्टली हम एनलाइटन हो जाते हैं। बी लाइक दैट विच यू वांट टू कनेक्ट विथ एज मच एज पॉसिबल। तो बोलता है कि जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो ना डिवाइन से, तो उसके जैसा बनने का खुद कोशिश करो जितना हो सके, फिर ऑटोमेटिकली वो कनेक्शन जो है बन जाएगा। फिर सवाल आता है कि आपका कोई, हाँ सन्मित्रा, कुछ ब्रेक लेना है क्या? नहीं, बोल रहे थे इस पैराग्राफ में बाबा इनसाइडर नंदा ने पूरा यमा नियमा समझा दिया अष्टांग योग के तरह। बाबा इनसाइडर अष्टांग योग बता दिया है, हाँ, नियम यम वो सब। लूजली वही चीज बोल रहा है। सही सही बोला। तो हाँ, दूसरा सवाल आता है कि आपके कोई बंधु वगैरह है क्या जिससे आप मिलते हो अपने ब्लड लाइन के बाहर भी, और आपको क्या एम्पैथी, सहानुभूति होती है फील, या नफरत या गिल्ट, रिमोर्स वगैरह? तो बोलता है कि हाँ मेरे दोस्त है, बट ये भी मैं बोलूंगा कि ये मतलब वाइज नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को जानो। अब नहीं पता वो क्यों ऐसा ही है वो थोड़ा। फिर बोलता है कि द बॉडी forces you to experience empathy, hate, remorse and all other emotions together with desires and passions to confuse you, make you forget yourself, become a dumbed down version of yourself। इसको इमोशन से कुछ प्रॉब्लम है। They have their foundation in this material physical world. The more you let them be your masters, the stronger you will chain yourself to the world, which is contrary to our duty. Yet do not loathe them, respect. हाँ, respect करता है। I channel them to a place where they can be used for something substantial। तो वो जो इसका डिटेल में आंसर देता है कि आपकी तो ये प्रकृति है, मतलब जो मटेरियल फिजिकल रियलिटी है, इसमें आपका जो बॉडी बना है, तो ये बॉडी के हॉर्मोन्स वगैरह के वजह से आप एक्सपीरियंस, अनुभव करोगे ये सारे इमोशंस, जिसमें सहानुभूति, नफरत, गिल्ट, ये सब कुछ आ जाता है। इसमें अपना डिजायर भी जो है, जो डिजायर्स अच्छे हैं, जो पैशंस बुरे हैं, जो एडिक्शन की तरफ जाता है, कुछ एनलाइटनमेंट की तरफ जाता है, तो ये सब कुछ ही है जो आपकी बॉडी ही आपको फोर्स करेगी अनुभव करने के लिए। और इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप खुद को भूल सकते हो, और आप डम भी हो सकते हो इसके वजह से। लेकिन आप इसको अपनी मास्टर्स बनने ना दे आप, क्योंकि अगर ये आपको चलाने लगे तो आप अपने आप को जो है बांध दोगे इस दुनिया में, मतलब चेन लगा दोगे इस दुनिया के साथ अपने ऊपर। तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ड्यूटी के खिलाफ है। लेकिन हम ये इमोशंस को हेट भी नहीं करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं खुद ऐसे इमोशंस को चैनल करता हूँ, एक ऐसे जगह में ले जाता हूँ जहां मैं इसको यूज कर पाऊँ कुछ और अच्छा करने के लिए, ये बोलता है। तो फिर सवाल है, सो एम आई आस्किंग हाउ डज वन रिकनेक्ट विद द डिवाइन सोर्स, हाउ डज वन राइज फ्रॉम दिस प्रिजन? तो देखिए हम कैसे फिर रिकनेक्ट हुए वो डिवाइन सोर्स के साथ, ये प्रिजन से हम बाहर कैसे निकले, इसके ऊपर कैसे उठे? तो बोलता है कि मैं तो सोचता हूँ कि मैंने इसका सवाल दे दिया है आज, नॉट टू यू पर्सनली आज। अगर नहीं दिया है तो आप फिर से मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं कल दूंगा इसका आंसर। फिर कोई सवाल पूछता है, I'm not saying each of us is God, the ultimate source, but we are our own God due to the fact that we create our own reality. What you say, insider? तो कोई एक कमेंट करता है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सब वो क्रिएटर है या अल्टीमेट सोर्स है,
बट हम खुद के ही भगवान तो है, क्योंकि हम अपना रियलिटी तो खुद ही क्रिएट करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो बोलता है, यू पार्शली डिस्क्राइब्ड फ्री विल एंड द इम्प्रेशन इट कैन गिव यू, nothing more or less. Also, the word love has many traps, especially the way you used it. तो यहाँ पे लव तो नहीं है शायद, जो भी है, बट वो बोल रहा है कि हाँ, आप ये जो अब हम खुद के क्रिएटर के, रियलिटी के क्रिएटर है, ये जो बोलते हो, इसमें आपने फ्री विल की बात को डिस्क्राइब की है। और वही फ्री विल आपको जो इम्प्रेशन देता है, आपको लगता है फ्री विल के वजह से कि आप खुद क्रिएटर हो अपने रियलिटी के, और यही आपने बताया है, उससे कुछ ज्यादा या कम नहीं है। इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो बोल रहा है। और फिर वो बोल रहा है कि जो प्यार का शब्द मतलब है, जो आप जैसे यूज करते हो, उसमें काफी ट्रैप्स है, उसको वैसे समझने में। तो फिर वो बोलता है, अर्थ इज अ प्रिजन। कोई पूछता है, अगर अर्थ प्रिजन है तो क्या आप इसको इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि हमारे रियलिटी में जो लाइट है, वो लाइट से ही पूरी यूनिवर्स बनी है। तो बेसिकली फिजिकल मैटर होता है कि लाइट फिजिकल फॉर्म में ट्रैप हो जाना है, इसीलिए क्या प्रिजन है ये रियलिटी? अगर ऐसा है, तब मैं शुरुआत कर चुका हूँ वो सारे पॉइंट्स को समझने का और देखने का जो आपने बोला है अभी तक। तो फिर बोलता है कि ट्रैप्ड गलत शब्द होता, ट्रैप वर्ड यूज करेंगे तो हमें लगेगा कि डिवाइन का कोई गलत इरादा था। rather constructed in a way so or enveloped through। तो बोलते हैं इससे ज्यादा बढ़िया होगा बोलना कि ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, इसको बनाया ऐसा गया है लाइट को इधर, तो लाइट को एनवलप किया गया है ताकि ऐसा रियलिटी हो, इसमें ऐसे लेसन्स हो वगैरह। तो यही था उसका मतलब। फिर किसी दूसरे यूजर को इसी में कमेंट करता है, और some of the things you described are directly linked to the powers of the universal mind. Like I said, everyone can pick that up. If you can, it means you are at a higher stage than others. However, be aware of how you use it. It is not yours, not in this realm, as it could be a deceiving beginning of something else which many people experience. I reckon 2 rituals would initiate you and let you truly see what it is, but when the time arrives, you will be guided to them. तो ये शायद कोई अपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ बोल रहा होगा, तो उसको बोल रहा है कि आप जो चीजें बोल रहे हो वो डायरेक्टली लिंक बनाता है यूनिवर्सल माइंड के शक्तियों के साथ, और सब कोई ये टैप इन कर सकता है, उसको पिकअप कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप एक ऊपर के स्टेज में हो दूसरों से, लेकिन आपको बिवेयर होना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हो, क्योंकि ये आपका नहीं है, ना ही इस जगत का है, ये यूनिवर्सल माइंड की शक्तियां। और इसके वजह से आप डिसीव करना भी शुरू कर सकते हो, और जो बहुत लोग करते हैं एक्सपीरियंस इस मतलब एडेप्टहुड के जर्नी में। फिर वो बोलता है कि 2 ऐसा रिचुअल होगा जो आपको इनिशिएट करेगा। तो आप ऐसे देखोगे ना, इनिशिएशन का बात काफी होता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, रिचुअल्स के दौरान। तो वो बोलता है वही, तो 2 ऐसे रिचुअल है, और जिससे आप सही में देख पाओगे व्हाट क्या है। जब सही टाइम आएगा तब आप उस 2 रिचुअल के प्रति गाइड किए जाओगे, उसको बोल देता है। फिर कोई सवाल करता है, they include the sheikh in the desert whom Jesus encountered during his travels and from whom he received a blessing. Would you happen to know anything about that? तो वो कुछ अभी बता रहा है इसके बारे में, किसी और को कुछ पता होगा डिटेल में तो प्लीज ऐड। कि जो कोई शेख था रेगिस्तान में, कोई एक रेगिस्तान में, जिसने जीसस को मिला था, और जीसस से उसको एक ब्लेसिंग भी मिली थी। तो वो पूछता है कि आपको इसके बारे में कुछ पता है क्या? I know some people with Jesus of Nazareth happened to encounter were insiders. The 3 kings being the first right after his birth.
which were actually 5, but 2 were present in the background. The number 3 in the story serves a symbolic purpose like so many things. Read slowly. ओके तो बोलता है कि वो कुछ लोगों को जानता है जो जीसस से मिले थे, और ऐसे लोग इनसाइडर्स थे जहां से ये आता है जो कंट्रोल कर रहे हैं माया जाल इस पृथ्वी का। तो जो 3 राजा के बारे में बात होती है जो बेबी जीसस को मिलने गए थे जस्ट उनके बर्थ के बाद, उसके बारे में गाना भी है वगैरह बहुत क्रिसमस कैरल्स में। तो वो एक्चुअली 5 थे लेकिन 2 बैकग्राउंड में थे। अब नंबर 3 बोला जाता है ग्रंथों में वगैरह क्योंकि एक सिंबॉलिक पर्पस सर्व होता है उससे, वो बोल रहा है। जैसे कि बहुत सारी चीजों में हमने पढ़ा है ये। और वो जो गिफ्ट्स थे, they were the symbolic artifacts, some ancient, through which rituals would initiate him into his chosen task. For this, he needed to travel to certain places. तो बोलता है इनफैक्ट ये जो इनसाइडर्स थे इन्होंने जो गिफ्ट्स दिया था उस बच्चे को छोटे से, तो वो सिंबॉलिक गिफ्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स थे जो बेसिकली जिसके थ्रू रिचुअल किया गया था उनको इनिशिएट करने का, कि उनको इस पृथ्वी में जो काम दिया गया है उसके लिए। फॉर दिस ही नीडेड, तो ये गिफ्ट्स को यूज करके जो रिचुअल्स करने थे उसके लिए जीसस को ट्रैवल करना पड़ा था कुछ कुछ जगह से, तो गिफ्ट उसके पास था। I have said a few times that I will repeat for the last time, he was not the real Christ. He was made to appear like one, being guided throughout his life up to his death. And after that, the documenting of the words which started long before his death, although rewritten again at a later time to release. तो बोल रहा है कि मैंने ये कई बार बोला है और मैं लास्ट टाइम ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो असल जीशु नहीं थे, क्राइस्ट नहीं थे। उनको ऐसा दिखाया गया था और उनको गाइड किया गया था अपने पूरे लाइफ उनके मौत तक कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इनसाइडर्स ने बोला था उनका जो रोल था, और जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी शब्दों की उनकी डेथ के बाद भी उनके जर्नी के बारे में, वो डॉक्यूमेंटेशन उनके मौत के बहुत पहले ही स्टार्ट हो गई थी। और हाँ, उसको दोबारा लिखा गया था रिलीज करने के लिए बाद में। जो 5 किंग थे ड्यूरिंग हिज क्रूसिफिक्शन, मतलब वो 5 किंग उनके क्रूसिफिक्शन के टाइम पे भी मौजूद थे, और जो जीसस थे उनको ये पता था। वो जीसस जो अलग तरीके से बिहेव करते अगर वो 5 किंग उधर नहीं होते। Jesus of Nazareth was always aware that he was being guided by them. In fact, he sometimes actively searched for them and other insiders. He gave up on 2 occasions but was guided back. तो बोलता है कि जीसस को पता था ये हमेशा कि उसको कोई गाइड कर रहा है उसके पूरे जिंदगी को, और कभी कभी वो तो सर्च करता था, एक्टिवली खोजता था कौन है ये, इनसाइडर्स के बारे में भी पता लगाने का कोशिश करता था पता। और कुछ तो रीजन था कि जीसस ने 2 ओकेजन में गिव अप कर दिया था, क्या आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन उनको दोबारा गाइड किया गया था वापस। अच्छा, तो शैल वी टेक कुछ मिनट्स का ब्रेक? किसी को कुछ डिस्कस करना है क्या? और थोड़ा वाटर ब्रेक ले लेते, 1-2 मिनट आप लोग डिस्कस कर लेते हो, कर लो, मैं वापस आ जाऊंगी। कितना टाइम? हाँ, तो मैं ये स्टॉप करती हूँ फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे।